बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ कैन वी इम्प्रूव इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, पाकिस्तान की जो मईशत है, इसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं। हमें कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो मईशत है ये बेहतर हो जाए। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ये बहुत सी कंट्रीज़ ने ये स्टेप्स उठाई और आज वो दुनिया की डेवलप्ड कंट्रीज़ में उनका शुमार होता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन से मुल्क की जो मईशत होती है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर हम यूरोप को देखें तो 18th सेंचुरी में यूरोप एग्रेरियन सोसाइटी थी और 18th सेंचुरी में यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई। ठीक है, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, यूरोप जो है वो एग्रेरियन सोसाइटी से या मतलब कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट था, एग्रीकल्चर से निकल कर यूरोप जो है वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ चला गया। और जैसे इंडस्ट्रीज़ की तरफ चला गया तो वहीं से यूरोप की जो डेवलपमेंटल स्टेज है वो शुरू हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है चाइना की। चाइना में आप देख सकते हैं कि हर बंदा जो होता है घर में उसने छोटे से छोटा मशीनरी लगाई होती है। एज आप कह दें इंडस्ट्री, एक स्मॉल इंडस्ट्री लगाई होती है और वो कोशिश करता है कि प्रोडक्ट्स और कमोडिटीज़ जो है वो बनाता है। इससे न सिर्फ उस इंडिविजुअल को फ़ायदा होता है बल्कि पूरे स्टेट की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। ठीक है, इससे ये होता है कि आपके मुल्क से जो है वो इंपोर्ट जो है वो कम होती है आपके मुल्क में और एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। और जब इंपोर्ट कम होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी, तो इसका आपको तो डायरेक्टली पता है इंटरनेशनल मार्केट में जो हमारी ट्रेडिंग होती है वो डॉलर्स में पेमेंट होती है। ठीक है, और जब डॉलर्स में पेमेंट होगी तो आपके कंट्री में डॉलर आएंगे और जब डॉलर्स आएंगे तो क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगी। आपकी करेंसी जो है वो डिवेल्यू नहीं होगी, आपकी करेंसी जो है वो क्या होगी, स्टेबल होगी। ठीक है, तो इस तरह जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या होता है, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, एक्सपोर्ट आपका ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इससे डॉलर डॉलर डायरेक्टली होता है। तो दूसरी बात ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होगी तो इकोनॉमी स्टेबल होगी, फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे आपकी कंट्री में, और जब फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे तो इससे ये होगा कि आपकी कंट्रीज में क्या होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, डॉलर्स आएंगे, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से इसका अल्टरनेट जो है मतलब अल्टरनेट नहीं, सॉरी, इसका एक दूसरा फ़ायदा ये है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कमोडिटीज़ जो है वो लो प्राइस में अवेलेबल होंगी। मतलब जो चीज़ें हैं, ख़रीद और फ़रोख्त की कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बहुत कम पैसों पे मिलेंगी। ठीक है, और जो है आप जो टैक्सेस जो हैं वो आसानी से पे करेंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ जाता है कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी। हम अपनी मईशत को इस तरह बेहतर बना सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट करें। टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट से किस तरह होगी, जब हम एक बंदे का काम जो है पहले 1 घंटे में होता था, 1 घंटे में लेट सपोज एक बंदा जो है 50 मोटरसाइकिल बनाता है 1 घंटे में, तो उसके पास मशीनरी है, मतलब एडवांस मशीनरी है, तो वही उसी टाइम में 1 घंटे में उतने ही लेबर्स का कास्ट भी वही है, टाइम भी वही है, सिर्फ आपके पास जो है रॉ मटेरियल ज़्यादा हो जाएगा। उतने ही टाइम में आपने 100 मोटरसाइकिल बनाई। क्यों? टेक्नोलॉजी आपके पास एडवांस है। जब टेक्नोलॉजी एडवांस है तो क्या फ़ायदा हुआ, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आपका टाइम बच गया, और जब टाइम बच गया, आपने सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी, टाइम मनी है, तो फिर आपकी इकोनॉमी डायरेक्टली जो है वो बूस्ट होगी। तो इस तरह जो है टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से आपकी इकोनॉमी पे डायरेक्ट जो है वो असर पड़ेगा। और ये सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरी कंट्री के लिए है। ठीक है, जब एक बंदे का टाइम बचेगा तो पूरी कंट्री का टाइम बचेगा। तो इंडिविजुअल का टाइम स्टेट का टाइम होता है, और स्टेट का टाइम जो है, कंट्री का टाइम जो है वो इंडिविजुअल का टाइम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर सिस्टम। आपको तो पता है कि पाकिस्तान कितने परसेंट पाकिस्तान तो एक एग्रीकल्चर सोसाइटी है, मतलब कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है,
तो अगर हम एग्रीकल्चर में एडवांसमेंट लाएं, सबसे पहले हमें हाइब्रिड सीड लानी चाहिए। हाइब्रिड सीड का क्या फ़ायदा होगा? हाइब्रिड सीड का फ़ायदा हमें ये होगा कि लेट्स सपोज़ अगर हम पहले एक कनाल में हमें 4 बोरियां जो है वो उसकी मिलती हैं गंदम की। हाइब्रिड सीड से ये फ़ायदा होगा, उसी एक कनाल में आपको 4 के बजाय 10 बोरियां क्या मिलेंगी? गंदम मिलेंगी। फसल तो आपने टाइम तो आपका वही लगा, ठीक है, आपकी जो एक्सपेंसेस आई वही आई। शायद हाइब्रिड सीड थोड़ी महंगी होगी, लेकिन जब स्टेट में होगी, अवेलेबल होगी, तो इससे ये होगा कि वही मतलब उसी प्राइस में होगी, या थोड़ा बहुत जो है वो प्राइस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इससे ये होगा, आपका टाइम बचेगा, ठीक है, आपका टाइम बचेगा, बहुत सारे फ़वाइद हैं, ठीक है, इसके सिंपल। बाकी आप बहुत सारे जानते हैं कि क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हमें टूरिज़्म जो है इसको फ़रोग़ देना चाहिए। आपको तो पता होगा कि दुनिया में एक ऐसी कंट्री है स्विट्ज़रलैंड, जो जिसकी जो है इकॉनमी किस वजह से चलती है, किस वजह से उसकी इकॉनमी स्टेबल है? यही टूरिज़्म की वजह से। अगर पाकिस्तान, स्वात को आपने सुना होगा कि स्वात इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो अगर आप देखें, दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जो है वो पाकिस्तान में है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। स्विट्ज़रलैंड में शायद बहुत कम जगह होंगी जो खूबसूरत हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। आप सब ने तो देखा होगा, बहुत सी जगह देखे होंगी। कश्मीर को देख लें, आज़ाद कश्मीर जो है, गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, इसके अलावा एबटाबाद को देख लें, मानसेरा को देख लें, गिलगित को देख लें, स्कर्दू को देख लें, कितनी ब्यूटी है इसमें। बहुत जो है हद से ज़्यादा ब्यूटीफुल है हमारा पाकिस्तान, ठीक है। तो जब टूरिज़्म को हम फ़रोग़ देंगे, तो इससे सबसे पहला तो ये है कि जब टूरिज़्म को फ़रोग़ मिलेगा तो ये पीस से, अमन से होगा, ठीक है। और जब स्टेट में अमन होगा तो अमन होगा तो लोग आज़ाद होंगे तो खुशी होगी तो फ़ॉरेन से लोग आएंगे, वही केस है, डॉलर आएंगे। आपके जो लोकल लोग हैं, जब टूरिज़्म के लिए लोग आएंगे, तो जब लोकल लोग जो हैं वो कुछ ना कुछ चीज़ें बनाएंगे, ठीक है, फ़रोख्त करेंगे, तो उनका जो है लोकल लोगों को पैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, सिर्फ स्टेट को टैक्सेस देंगे, वो टैक्स के अलावा जो है हर इंडिविजुअल का भी फ़ायदा है और स्टेट का भी फ़ायदा है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो है, हमें इंपोर्ट को कम करना चाहिए और एक्सपोर्ट को ज़्यादा करनी चाहिए, ठीक है। ये तो आप सबको पता है कि इंपोर्ट ज़्यादा करने से जो है डॉलर बाहर जाएगा, और जब एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा होगा तो डॉलर जो है मुल्क में आएगा, इकोनॉमी जो है वो स्टेबल होगी, ठीक है। अच्छा, टूरिज़्म का फ़ायदा क्या क्या है? टूरिज़्म के फ़ायदों में से सबसे पहला फ़ायदा है कि पाकिस्तान के वीज़े जो हैं, पाकिस्तान का जो नाम है, एक अच्छा नाम लिया जाएगा, ठीक है। जो हमारे ग्रीन पासपोर्ट की इज़्ज़त है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की कर लेगा, इसकी इकॉनमी जो है बहुत जल्द बूस्ट हो जाएगी। जो लोकल लोग हैं वो अपने फूड जो हैं वो आसानी से सेल करेंगे, ठीक है। तो और आसानी से जो है वो पैसे कमा सकेंगे, ठीक है। आपको पता है कि इंटरनेशनल लोग जो है वो महंगे महंगे फूड भी लेते हैं। एक बंदा, अगर लेट्स सपोज आपकी एग्जांपल दूं, आपका प्लान बना, लेट्स सपोज स्विट्ज़रलैंड को घूमने के लिए जा रहे हैं। अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं तो एटलीस्ट आपके पास बैंक बैलेंस भी होना चाहिए, तो इस वजह से आप जाएंगे। और जब आप जाएंगे तो वहाँ पे कुछ खर्च भी करेंगे, तो जब खर्च करेंगे तो वहाँ पे लोकल लोगों का फ़ायदा होगा, ठीक है। हमारी जो नेशनल एयरलाइन है उसका फ़ायदा होगा, पैसेंजर उसमें ज़्यादा होंगे, ठीक है। उससे तो डायरेक्ट स्टेट का फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अगेंस्ट हमें जो फ़ायदा होगा वो ये है कि टैक्स देंगे वो लोग, और मुल्क में डॉलर्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारा जो फ़ायदा सॉरी इसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है कि हमें पाकिस्तान के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उसको प्रमोट करना चाहिए। आपको पता है कि मोंजेदड़ो जो है वो पाकिस्तान में है, मीनार पाकिस्तान है, खेवड़ा साल्ट माइन है। खेवड़ा साल्ट
माइन जो है आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा साल्ट माइन है खेवड़ा, ठीक है। दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी पाकिस्तान में है, बल्कि दूसरी नहीं, दूसरी और तीसरी भी है, केटू। और इसके अलावा जो है शालीमार बाग है, ठीक है। शाहजहाँ की मस्जिद है, फैसल मस्जिद तो सॉरी हिस्टोरिकल नहीं है, बल्कि खुंजराब पास देख लें आप, क्लिफ्टन बीच देख लें। इस तरह की बहुत सारी जगह हैं हमारे पास, अगर मैं नाम लेता जाऊं भी तो थक जाऊंगा, इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है, पाकिस्तान में। तो हमें क्या करना चाहिए, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह हैं और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, जिस तरह मोहनजोदड़ो आ गई। तो हमें इन जगहों को प्रमोट करना चाहिए। जब ये जगह प्रमोट होंगी, इनका पाकिस्तान का कोई इमेज बनेगा, तो लोग इन जगहों को देखने के लिए आएंगे। और करंटली पाकिस्तान ने तो एक स्टेप उठाया भी है, करतारपुर कॉरिडोर जो बना रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा स्टेप है इंडिया के साथ हमारा। इसके अलावा जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम बूस्ट कर सकते हैं कि करप्शन ख़त्म हो पाकिस्तान से। आपको पता है कि करप्शन दुनिया में जिस कौम को भी ज़वाल आती है, तो ये करप्शन और नाइंसाफ़ी एक वजह होती है, ठीक है। आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि 1970s से पहले चाइना की क्या हालत थी, करप्शन था। चाइना की इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल इंस्टेबिलिटी थी, उसमें स्टेबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, चाइना का प्रेसिडेंट आया, चाइना के प्रेसिडेंट ने बहुत सारे हाई ऑफिशियल्स को जो है सेक्रेटरीज और हाई ऑफिशियल आप कह सकते हैं कि आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर्स थे, पॉलिटिशियंस थे, ब्यूरोक्रेट्स थे। इसके अलावा बहुत सारे जो हाई ऑफिशियल थे उनको क्या दी, फांसी दी, ठीक है। बहुत सख्त सेंटेंस सुनाया, फांसी दी डायरेक्ट। जो बंदा भी करप्शन करता बस वो उसका जो है वो काम तमाम करते वो। तो इससे क्या हुआ कि चाइना की इकोनॉमी जो है वो आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि चाइना आज दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी और एक जायंट है, ठीक है, एक देव है। अभी एशिया में तो एक देव तो क्या, एशिया का तो सुपर पावर है चाइना। और दुनिया में भी आप देख लें कि दुनिया में भी अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से बात करें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करे और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू, खुदा हाफिज़।